नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। जिस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन और धरने को कल एक समझौते के साथ खत्म हो जाना चाहिए था, पुलिसिया एक्शन के बाद आज वह पूरे देश का सबसे बड़ा और सुलगता हुआ मुद्दा बन चुका है। हालात ये है कि एक तरफ नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद संसद परिसर में ही धरने पर बैठ गए हैं, पूरा विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस विवाद पर बयान देना पड़ा है। कल जंतर मंतर से जो तस्वीरें सामने आई, आज सड़क से लेकर सोशल मीडिया और संसद तक आम आदमी से लेकर विपक्ष का हर बड़ा नेता बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर उन तस्वीरों और उस बर्बरता का जिम्मेदार कौन है। आज के इनसाइड ट्रैक में हम समझेंगे कि कैसे एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक हंगामे और अराजकता की भेंट चढ़ गया। आगे अब क्या होने वाला है और कैसे एक ऐसा आंदोलन जिसे सत्ता के गलियारों में शायद हल्के में लिया जा रहा था, वह अब सरकार को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेलने का काम कर रहा है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस तस्वीर से जिसने इस पूरे आंदोलन की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। नगीना से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद सोमवार रात से ही संसद के बाहर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ गए हैं। मंगलवार की सुबह दिल्ली में तेज बारिश हुई, लेकिन आजाद अपनी जगह से नहीं हटे। वह छाता लगाकर वहीं डटे रहे। आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ शब्दों में कहा, जुल्म जब भी हद से आगे बढ़ने लगता है, वहीं से बदलाव का सूरज निकलने लगता है। उन्होंने आगे लिखा कि जंतर मंतर पर बच्चों और बच्चियों के साथ जिस प्रकार का बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उसने मन को गहराई तक झकझोर दिया है। जलियांवाला बाग का दौर भले ही उन्होंने ना देखा हो, लेकिन कल की तस्वीरों ने उन्हें इतिहास के उस काले अध्याय की याद जरूर दिला दी है। आजाद का कहना है कि जहां उन्होंने संविधान की शपथ ली थी, आज वही संविधान का सम्मान बचाने बैठे हैं। अब इसके राजनीतिक मायने और समीकरणों को समझिए। जब कॉकरोच जनता पार्टी का यह आंदोलन शुरू हुआ था, तब बड़े राजनेता और पार्टियां इससे एक सुरक्षित दूरी बनाए हुए थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद उन चुनिंदा नेताओं में से एक थे जो सबसे पहले समर्थन देने जंतर मंतर पहुंचे थे। कल जब पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, तो आजाद के समर्थन और उनके वहां मौजूद होने के वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गए। वह जानते हैं कि पूरे भारत का युवा इस वक्त नीट पेपर लीक और सिस्टम की खामियों को लेकर अंदर ही अंदर उबल रहा है। ऐसे में उनका संसद में धरना देना सिर्फ छात्रों का साथ देना नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक शून्य को भरना है जहां सड़क पर उतरकर युवाओं के लिए लड़ने वाले नेताओं की भारी कमी महसूस की जा रही है। उनका यह कदम सरकार को सीधे तौर पर बैकफुट पर धकेल रहा है, क्योंकि यह पूरे देश के लाखों करोड़ों युवाओं और उनके परिवारों को यह संदेश दे रहा है कि जब सत्ता उन पर लाठियां बरसा रही थी, तब आजाद उनके हक की आवाज बनकर खड़े थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नौबत यहाँ तक पहुंची कैसे। कल तक जो विरोध प्रदर्शन एक लोकतांत्रिक दायरे में शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा था, वह अचानक रण क्षेत्र में कैसे बदल गया। यह समझने के लिए हमें स्टूडियो से बाहर निकलकर जंतर मंतर पर चलना पड़ेगा। 20 जुलाई सोमवार का दिन इस आंदोलन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सुबह 5 बजे से ही जंतर मंतर और संसद मार्ग पर सख्त बैरिकेडिंग कर दी गई थी। सुबह 8 बजे वहां हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। सीजेपी ने पहले ही संसद मार्च का ऐलान कर रखा था। सुबह लगभग 9:30 बजे जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने संसद की तरफ बढ़ने के लिए बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की, तनाव अचानक बढ़ गया। सुबह 10 बजे पुलिस ने उन्हें पूरी तरह से रोक लिया। इसके बाद जो धक्का मुक्की शुरू हुई, उसने 11 बजे तक हल्के लाठीचार्ज का रूप ले लिया। प्रदर्शनकारी किसी तरह पार्लियामेंट स्ट्रीट तक पहुंच गए। 11:30 बजे पुलिस ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर भारी लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मियों समेत बड़ी संख्या में युवा घायल हो गए। दोपहर 1 बजे तक हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को संसद गेट के पास प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। एहतियातन 5 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया। शाम 5 बजे तक पुलिस ने पूरे जंतर मंतर को खाली करवा दिया, लेकिन इन सब के बाद जो तस्वीरें सामने आई, वे विचलित करने वाली थी। लहूलुहान छात्र, रोती बिलखती छात्राएं और आंसू गैस के सफेद धुएं के बीच भागते फिरते पड़ते देश के भविष्य। इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासन और पुलिस का अपना एक अलग पक्ष है, जिसे समझना उतना ही जरूरी है। पुलिस महकमे का सीधा तर्क है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता,
जब हजारों की संख्या में लोग एक साथ उग्र हो जाते हैं तो स्थिति को नियंत्रित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी बन जाती है। नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा के बयान के मुताबिक इस पूरी झड़प में 90 से 100 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि भीड़ की तरफ से अचानक पथराव शुरू कर दिया गया, जिसके कारण 15 से 20 सरकारी गाड़ियों और सार्वजनिक संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। स्थिति को संभालने के लिए करीब 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ संसद मार्ग, 12 खंबा और कनॉट प्लेस थानों में दंगा करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों पर हमले जैसी संगीन धाराओं में 5 एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस अब 250 से ज्यादा सीसीटीवी, ड्रोन और बॉडी कैमरों की फुटेज खंगाल कर उपद्रवियों की पहचान कर रही है। हालांकि पुलिस के इस बचाव के बावजूद सवाल ये बना हुआ है कि क्या निहत्थे छात्रों, जिनमें बड़ी संख्या में लड़कियां शामिल थी, उन पर इतना सख्त बल प्रयोग करना ही एकमात्र विकल्प था। इस पुलिसिया कार्रवाई ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक बड़ा और ठोस हथियार दे दिया है। समाजवादी पार्टी ने इसे हाथों हाथ लिया। सपा सांसद डिंपल यादव खुद जंतर मंतर पर मौजूद रही और सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल हुई। जब पुलिस ने छात्रों को रोका तो डिंपल यादव खुद पुलिस से भिड़ गई और बैरिकेडिंग पर चढ़ गई। लाठीचार्ज में घायल छात्रों की उन्होंने मदद की और करीब 2 घंटे तक अपनी पार्टी के 7 सांसदों के साथ हिरासत में भी रही। वहीं अखिलेश यादव ने भी छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई की तुलना हिटलर के दौर से की। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कपड़ों में लोग लाठी लेकर छात्रों को पीट रहे थे। अखिलेश ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 20 पेपर लीक हो चुके हैं। बात करें कांग्रेस की तो राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने आरोप लगाया कि 152 पेपर लीक हुए हैं, 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित हैं, लेकिन सजा एक भी दोषी को नहीं मिली। सजा उन मेहनती युवाओं को मिल रही है जो शिक्षा के जायज सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ गृह मंत्री और पीएम के इस्तीफे की भी मांग कर डाली। चारों तरफ से बढ़ते दबाव और राजनीतिक डैमेज को भांपते हुए सरकार को भी मोर्चा संभालना पड़ा। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मामले पर बयान दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के हवाले से यह जानकारी सामने आई कि पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि पेपर लीक मामले में किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आपको बता दूं कि कल सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करके बातचीत की थी। तो अंत में सवाल ये उठता है कि जिस मुद्दे और मांग को लेकर यह प्रोटेस्ट हुआ उसकी क्या स्थिति है? क्या अनशन खत्म हो गया? तो आपको बता दें कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बताया कि सोनम वांगचुक अपना 23 दिन का लंबा अनशन खत्म करने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन सोमवार को छात्रों पर जो बर्बरता हुई उसे देखने के बाद वांगचुक ने अपना फैसला बदल लिया। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। उनका ब्लड शुगर लेवल गिरा हुआ है, खून की कमी है, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि वे नसों के जरिए ग्लूकोज नहीं लेंगे और अपना अनशन जारी रखेंगे। आपको बता दें कि सीजेपी ने सरकार के सामने 3 स्पष्ट मांगे रखी हैं। पहली, सोनम वांगचुक को तत्काल अस्पताल से रिहा किया जाए। दूसरी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। और तीसरी, आत्महत्या करने वाले नीट छात्रों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो कल तक जिस विरोध को शायद एक मामूली प्रदर्शन या मजाक के तौर पर देखा जा रहा था, आज उसे पूरे विपक्ष और देश के आम युवा का समर्थन मिल रहा है। और जल्दी ही इस अनशन को समाप्त नहीं किया गया तो इसका दायरा बढ़ता ही जाएगा, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए सही बिल्कुल नहीं है।